अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आप भाइयों से जो क्रिमिनल प्रोसीजर है या क्रिमिनल एक्ट्स हैं उनकी बाबत जो है वो आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जब भी कोई भी जो मुल्क है उसका एक आइन होता है, एक कानून होता है, और हर एक्ट्स को जो है वो एक्सप्लेन किया होता है अपने कानून के मुताबिक। उस मुल्क ने, उस कंट्री ने, उस माशरे ने, उस ज़िला ने, सूबा ने, कि कौन सा एक्ट जो है वो मुताबिक कानूनी होगा। तो जुर्म की तारीफ़ देखने के लिए सबसे पहले कि जो ऐसा कोई इक़दाम करना जो किसी राजुल वक़्त कानून की ख़िलाफ़ वर्जी हो वो जुर्म कहलाएगा और उसको इल्लीगल एक्ट कहेंगे। अब मुख्तलफ़ या तो शेड्यूल ऑफेंसेस में या किसी भी स्पेशल लॉ में उस ऑफेंस की बाबत जो है वो डिटरमिन किया गया होगा कि क्या ये काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस जुर्म है या नाकाबिल दस्तंदाज़ी पुलिस जुर्म है। अब काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस जुर्म को हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, नाकाबिल दस्तंदाज़ी पुलिस को जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। अब ऐसा जुर्म जिसमें पुलिस डायरेक्टली किसी बंदे को किसी भी वारंट इजाज़त के बगैर गिरफ़्तार कर सकती है उसको काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस जुर्म कहेंगे। और उसके लिए मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन, वारंट जो हासिल करना जो है वो ज़रूरी नहीं होगा। ऐसा जुर्म जिसके लिए पुलिस जो है वो डायरेक्टली विदाउट वारंट किसी बंदे को अरेस्ट नहीं कर सकती, ऐसे जुर्म को नाकाबिल दस्तंदाज़ी पुलिस जुर्म कहा जाएगा। ये डिफरेंस है काबिल दस्तंदाज़ी और नाकाबिल दस्तंदाज़ी पुलिस जुर्म। अब काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस जुर्म में डायरेक्टली जो है वो पुलिस को इख्तियार है कि FIR लेगी। इसकी बाबत हम 154 की बाबत में अलहदा जो अपनी वीडियो है वो तमाम दोस्तों के गोशगुजार करूँगा। तो जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें पुलिस डायरेक्टली जो है वो FIR नहीं ले सकती। उसके लिए उसको उसका रपट रोज़नामचा में अंदराज करना पड़ेगा। रपट रोज़नामचा में अंदराज करने के बाद फिर वो कंसर्न मजिस्ट्रेट को जो है वो इजाज़त के लिए लिखेंगे। जब इजाज़त मिलेगी तो देन जो है वो उसको जो है वो अपना इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और दूसरी बात कि ऐसे जराइम जिनमें कोर्ट डायरेक्टली जो है वो ज़मानत ले सकती है, जिसमें एज ए मैटर ऑफ राइट भी जो है वो ज़मानत क्लेम की जा सकती है, ऐसे जराइम को बेलेबल ऑफेंसेस कहते हैं। और ऐसे जराइम के जिनकी ज़मानत जो है वो कोर्ट फौरी तौर पे नहीं लेती और उसके लिए केस को अदरवाइज़ मेल ऑफ ID, अदरवाइज़ दूसरा जो है वो का दूसरा मज़ीद इंक्वायरी का और अदर फैक्टर्स जो प्रोवाइडेड हैं सेक्शन 497 में, उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो फुल करने के बाद बेल लेगी। ऐसे जराइम को नाकाबिल ज़मानत जुर्म जो है वो कहा जाता है। और जो बेल का हो जाना ये किसी भी बंदे की एक्विटल नहीं है। इसको सिर्फ कस्टडी चेंज होती है कि जुडिशल कस्टडी से निकाल के जो प्राइवेट श्योरिटी है उसकी कस्टडी में किसी बंदे को दे देना। और दूसरा, जब बंदा को गिरफ़्तार होता है तो डिस्चार्ज जब कर देती मजिस्ट्रेट साहब उसको कर देते हैं, तो जो उसका डिस्चार्ज होना दैट वाज नॉट अ डीम टू एक्विटल, वो भी एक्विटल नहीं है, बरीयत नहीं है। जब भी कोई उसके और डिस्चार्ज होता है कि इस बंदे के ख़िलाफ़ जो है वो सफिशेंट एविडेंस नहीं है, जब उसकी कोई सफिशेंट एविडेंस जो है वो कलेक्ट हो जाएगी तो देन जो है वो उनको जो है वो दोबारा जो है वो प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है, गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। इसी तरह जो केसेस जो है वो सेशन ट्रायल के होंगे उनका ट्रायल जो है वो सेशन कोर्ट में होगा। जो मजिस्ट्रेटियल ट्रायल में होंगे उसमें पनिशमेंट के मुताबिक सिविल जज मुझे इलाका मजिस्ट्रेट के पास उनकी जो है वो समाअत होगी। उसके लिए ऑफेंसेस के हिसाब से इलाका मजिस्ट्रेट दफ़ा 30 या फर्स्ट क्लास में जो है वो डिटरमिन होगा। जो लेसर देन पनिशमेंट के होंगे वो फर्स्ट क्लास में आएंगे। जो ज़्यादा जो जराइम जो है वो ज़्यादा सज़ा के होंगे वो जो है वो दफ़ा 30 मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएंगे। ये इसका जो है वो डिफरेंस है, हिस्टोरिकल डिफरेंस है जो मैं आप दो भाइयों के जो है वो गोशगुजार करना चाहता हूँ। आगे जब कोई बंदा जो है वो गिरफ़्तार नहीं होगा और उसके पता चल जाएगा कि मेरे ख़िलाफ़ FIR हो गई है तो वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहता है, तो फिर जो वो है वो अपनी बेल एप्लीकेशन जो है वो सेशन जज साहब के पास फाइल करके अपनी बेल करवाएगा, जिसको हम प्री अरेस्ट बेल और अबूरी ज़मानत कहते हैं। उसके बाद अगर वो बंदा गिरफ़्तार हो जाता है और गिरफ़्तार होने के बाद जो है वो बंदा जुडिशल में होता है
اور وہ اپنی بیل جو ہے وہ لیتا ہے تو پھر اس کی بیل کو جو ہے وہ ہم پوسٹ ارسٹ بیل کہیں گے، بعد میں گرفتاری ضمانت کہیں گے۔ اگر کوئی بندے کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی ہے، ایف آئی آر جو ہے وہ مثلاً فرض کریں دوسرے ڈسٹرکٹ کی ہے اور وہ رہائشی ایک ڈسٹرکٹ کا ہے، اور وہ اس ڈسٹرکٹ میں جا کے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہتا ہے، تو اس کو خطرہ ہے کہ جب میں رستے میں جاؤں گا تو پولیس مجھے اریسٹ کر لے گی، تو اس میں وہ جو اپنی بیل کروائے گا وہ پروٹیکٹیو بیل کہیں گے، جس کو حفاظتی ضمانت کہتے ہیں، راہداری ضمانت کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ایک بندے کی بیل الاؤ ہو جائے گی، اور بیل الاؤ ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس نے اس افینس کو جو ہے وہ رپیٹ کیا ہے، اس نے اس جو ہے وہ بیل کا مس یوز کیا ہے، یہ ایویڈنس کو ٹیمپر ود کر رہا ہے، گواہان پہ اثر انداز کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کی جو ہے وہ منسوخی ضمانت کے لیے جائیں گے، اس کو کینسلیشن آف بیل کہیں گے۔ جو بندہ ابھی اپنا جس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے، ٹرائل چل رہا ہے، اس کو ہم دوسرا جو ہے وہ ملزم اکیوزڈ کہیں گے، اور اگر جو دوسرا اس کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر وہ مجرم جو ہے وہ قرار دے گا۔ اسی طرح جب بندہ جوڈیشل کسٹڈی میں جاتا ہے تو جب تک وہ انڈر ٹرائل رہتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ دوسرا حوالاتی کہتے ہیں، حوالاتی، اور جب اس کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر وہ قیدی کے زمرہ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ بیسک جو ہے وہ ڈیفینیشنز تھیں، جو فرق تھا جو کرمنل میٹرز کا، جو میں تمام دوستوں کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا، تاکہ ان معاملات کو آپ کو سمجھنے میں، دیکھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو۔ آپ بھائیوں کی سماعت کا بہت شکریہ، والسلام۔